हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम हमारा टॉपिक 3 पढ़ रहे हैं। धातु एवं अधातु वगैरह केमिस्ट्री वाला सेशन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो इससे पहले हमारी जो ब्रह्मांड वाली क्लासेस हैं वो सारी हो चुकी हैं और आपको बहुत डीप हमने सारा कुछ बताया हुआ है। इसके बाद मापन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 10 रहेगी किसकी, धातु एवं अधातु के बारे में। इसके बारे में हमने आपको धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं और आपके आवर्त सारणी के बारे में सारी जानकारी पिछले लेक्चर्स में दे दी है। तो जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले आप उनको जा करके देख लें। और आपको ये सारा कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत आपका कंपटीशन हाई है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एग्जाम्स का लेवल रखा जाता है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस नहीं होगा या फिर इतना डीप नहीं पूछा जाता, तो हम ये भी कर सकते थे कि केवल एक वीडियो के माध्यम से आपके धातु और अधातु को क्लियर करा देते। उसमें क्या बताते, हम केवल धातु बता देते, उनके कुछ गुण बता देते, इसके बाद अधातु बता देते और उपधातुएं क्या होती हैं उनके नाम बता देते। तो क्या इतने में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जिसको भी ये क्लास बोर लगती हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ना देखें, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपका सिलेबस जो है इस तरीके से नहीं आता है तो फिर वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक। तो यहाँ पर हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसमें धातु और उसके यौगिक पढ़ लिए थे। धातुएं क्या होती हैं ये हमने और पहले वाले वीडियोस में देख लिया है, ठीक है। तो धातुओं के यौगिक यौगिक क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। पदार्थ, इसके बाद पदार्थ में हमने पढ़ा था तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या कहलाते हैं, इसके बाद आपके जो है मिश्रण कैसे बनता है, ठीक है। समांग मिश्रण क्या होता है, विषमांग क्या होता है, पदार्थ पृथक्करण की विधियाँ, तो सारा कुछ हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अधातु और उनके यौगिक। जिस तरीके से धातुओं के यौगिक होते हैं उसी तरह से जो हमारी अधातुएं हैं जिनकी संख्या 22 बताई गई है और इन 22 में भी आपके ठोस, द्रव और गैस अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। तो ये जो धातुएं हैं अन्य तत्वों से संयोग करके या क्रिया करके या रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, यौगिक बनाती हैं। और संसार के जितने भी यौगिक होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके तत्वों से बने होते हैं। तो आज हम देखेंगे अधातु और उनसे बनने वाले कुछ यौगिक और इनके क्या उपयोग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले देख लें अधातुएं क्या कहलाती हैं। तो जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करते वो अधातु, ये तो बिल्कुल बेसिक परिभाषा है। जो धातु नहीं है वो क्या होंगी, अधातुएं होंगी। आवर्त सारणी में सभी जो अधातु तत्व हैं वो दाईं ओर रखे गए हैं। आपने देखा आवर्त सारणी में कि जो दाईं ओर हैं वो आपके कौन से तत्व हैं, आपके अधातु तत्व हैं। और अधातु तत्वों में आपके सारे के सारे क्या आ जाती हैं, आपकी उत्कृष्ट गैसें आ जाती हैं। कौन सी गैसें, उत्कृष्ट गैसें जिन्हें कहते हैं या जिन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं, ठीक है। जिनकी संख्या 7 होती है तो ये भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ रखा गया है धातुओं को, दाईं ओर रखा गया है। अब आप कहेंगे कि धातु और अधातु को अलग क्यों कर दिया गया, इनको केवल हम धातु में भी पढ़ सकते थे। तो इनकी कुछ अपनी अपनी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो कुछ ये फॉलो नहीं करती होंगी, इस कारण से इनको धातुओं से अलग करके और अधातु बना दिया गया। तो ये क्या कहलाती हैं, तो धातुओं की संख्या जो है, अधातुओं की संख्या क्या है, धातुओं से कम है, क्योंकि आपके जो धातु तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मानव दैनिक जीवन में जो अधातु इनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। तो आइए देख लेते हैं क्यों इनको अलग किया गया है धातुओं से। क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो तो आपकी तन्य होती हैं, वेलोसिटी उनकी होती है, आघात वर्धनीय होती हैं। लेकिन आपकी जो अधातुएं हैं ये ना तो तन्य होती हैं और ना ही आपकी क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, ना ही चमकदार होती हैं, ना ही विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं धातुएं, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब होता है, अधातुएं कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। मतलब यदि हम इन पर प्रहार करते हैं तो ये चूर चूर हो जाती हैं, पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण से ये अधातु का क्या हो जाता है, आपका फिजिकल एक क्वालिटी हो जाती है। इसके बाद जो है अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपकी धातु होती हैं वो कमरे के ताप पर केवल किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में, केवल एक धातु को छोड़कर, ठीक है। तो वो हमने आपको बता दिया था, जो आपकी मरकरी होती है पारा, वो द्रव अवस्था में होती है।
तो यह जो है आपकी जो अधातुएं हैं वो कैसी होती हैं, कमरे के ताप पर ठोस, द्रव और गैस तीनों स्टेजेस में होती हैं। लेकिन आपकी जो धातुएं होती हैं वो केवल यहाँ पर आपके कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। आपकी जो पारा धातु होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ये आपकी द्रव अवस्था में होती है। इसके बाद हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था 2 धातुएं मुलायम होती हैं जो चाकू से काटी जा सकती हैं। वो कौन कौन सी थी? तो एक थी आपकी सोडियम और एक थी आपकी पोटेशियम। ठीक, तो यहाँ पर ये सभी जो है अधातुएं वो ठोस, द्रव तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आपके अधातु तत्व बताए गए हैं? तो 22 हैं। इनमें से 11 जो हैं वो गैसें हैं। इनके नाम यदि आप याद रख पाते हैं, आपके 22 जो हैं धातुओं के अधातुओं के, और आपकी 7 जो उपधातुएं हैं, तो फिर आप आसानी से धातु के नाम बता सकते, क्योंकि धातुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और इनको याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो कम है उनको याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके धातु तत्व याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11 गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो 11 गैस अधातुएं जो हैं वो हैं आपकी हाइड्रोजन। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और उसके प्रमुख यौगिक। फिर हम नाइट्रोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके गैस हैं तो अधातुएं, लेकिन किस स्टेज में होती हैं? ये गैस अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन। ये आपकी अक्रिय गैसें होती हैं 7, जिनकी संख्या कितनी है? 7, और ये शून्य समूह या समूह 18 में पाई जाती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है, इसके बाद द्रव धातु केवल एक होती है जो आपको याद रखनी है, वो है ब्रोमीन। यह एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होती है। और ठोस धातुओं की संख्या होती है आपकी कितनी? यहाँ पर देख लें 11 होती है या 10 होती है। ठीक है, ठोस धातुओं की संख्या। तो जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखेंगे। एक तो कार्बन, कार्बन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, चारकोल, ये आज हम देखेंगे। नेक्स्ट है सल्फर या जिसे गंधक कहते हैं, फास्फोरस, आयोडीन, आर्सेनिक, बोरान और सिलिकॉन। तो यहाँ पर आपने एक क्वालिटी पढ़ी आपके नॉन मेटल की, कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं इनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन एक अपवाद है कि आयोडीन आपका धातु होते हुए भी चमकदार होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना आज का जो यौगिक है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक। सबसे पहले तो हम देखेंगे हाइड्रोजन क्या है? आपकी एक अधातु है। क्या है? अधातु है। इसका संकेत होता है H। क्या है? H। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आपने देखा होगा आवर्त सारणी जो आपकी होती है तो उसमें आपके 7 रो होते हैं और 18 कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला तत्व निकल के आता है वो होता है क्या? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व यदि आपसे पूछता है तो आपको बताना है हाइड्रोजन है। यह सबसे हल्का तत्व है। तो अन्य सभी तत्वों से कैसा है? ये हल्का है। संकेत क्या है? H है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। परमाणु द्रव्यमान पूछ ले तो इसका 1.008 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये हम आपको भरना बताएंगे जब हम अणु परमाणु पढ़ेंगे कि किस तरीके से भरे जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो ब्लॉक होते हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, तो यहाँ पर पहला जो आवर्त होता है आपका, वहाँ पर 1s, मतलब अधिकतम तो 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका परमाणु संख्या ही 1 है, तो यहाँ पर केवल हमें 1 भरना है, तो 1s1 होता है। ठीक है, फिर इसी आवर्त सारणी के यदि पूछ ले किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 1 में रखा गया है। और इसके अन्य सदस्य क्या होते हैं? तो हीलियम होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ वर्गों के नाम और उनके तत्वों के नाम। यह किस ब्लॉक का तत्व है हाइड्रोजन? तो S ब्लॉक का तत्व है। और S ब्लॉक के जो अन्य तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? तो वो आपकी क्षारीय धातुएं कहलाती हैं या प्रबल धातुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रथम तत्व होने के कारण हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कुछ स्थान विचित्र सा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपसे कह दे कि जो आपके डोव रायनर है उन्होंने पहला तत्व क्या बताया? तो हाइड्रोजन बताया। इसके बाद आपसे पूछ ले आपके जो मेंडलीफेन के अनुसार आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है मौजले, उनके अनुसार पहला तत्व कौन सा है? तो वो भी हाइड्रोजन है। तो पहले तत्व में आपको हाइड्रोजन ही लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले
तत्वों में हाइड्रोजन का 9वां स्थान है। सूर्य और तारों का जो आधा भाग है वो हाइड्रोजन का बना होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा सूर्य है या जो तारे होते हैं उसमें आपके हाइड्रोजन और हीलियम के संयोग से ईंधन बनता है। तो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पाया जाता है? आपके सूर्य और तारों में। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है आपका कार्बन। हर एक चीज़ में आप कार्बन को देखते हैं, लेकिन ऐसा माना गया है कि लगभग 60 वर्षों के बाद आपका जो है कार्बन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। फिर जो है इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो वो हाइड्रोजन करने वाला है। इस कारण से हाइड्रोजन को क्या कहा गया है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होते। आपने देखा होगा किसी भी तत्व के नाभिक में क्या होते हैं? एक तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाती हैं। तो इनके बारे में हम अणु परमाणु में देख लेंगे। ठीक है, इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और किसकी खोज किसने की थी। तो इस नाभिक में केवल जो हाइड्रोजन है एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होते हैं, और यह आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है कि इसमें केवल प्रोटॉन होते हैं। तो होता क्या नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी का वह कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो वो आपका हाइड्रोजन है। या फिर वह कौन सा तत्व है जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है? तो वो भी आपका हाइड्रोजन है। इसकी खोज यदि पूछ ले हाइड्रोजन की तो किसने की थी? 1766 में हेनरी कैवेंडिश। याद रखेंगे, पिछली बार ही पूछा गया क्वेश्चन है, पिछली बार आया था। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग होता है। जितने भी अम्ल हैं, चाहे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, ठीक है, चाहे आपका मतलब अन्य जो अम्ल होते हैं, तो सब में जो है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो सब में क्या होता है? आपका हाइड्रोजन अनिवार्य होता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के कुछ उपयोग। इतनी बेसिक जानकारी हाइड्रोजन की आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले जो है, ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अमोनिया के उत्पादन में किस विधि का प्रयोग होता है? तो वो हेवर विधि होती है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में आपके हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। गैसोलीन के उत्पादन में आपके हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लौह का उपयोग धातुओं को काटने और जोड़ने में होता है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाकर के जो लौह तैयार की जाती है उससे धातुओं को काटा और जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, यह हल्की गैस है। कैसी? सबसे हल्की गैस होती है, इस कारण बैलून में भरने के काम आती है, किंतु ज्वलनशील होने के कारण आजकल इसकी जगह पर हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाने लगा है। तो पूछता है कि इसका जो मिश्रण तैयार होता है गुब्बारों में भरने के लिए, उसका प्रतिशत कितना होता है? तो हीलियम ज़्यादा मात्रा में होता है 85, और हाइड्रोजन है 15%। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब हाइड्रोजन के कुछ रूप हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के रूप याद रखना है कि कौन कौन से। एक तो नवजात हाइड्रोजन होता है, निसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, परमाणविक हाइड्रोजन यानी एटॉमिक हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन, और एक होता है आपका पारा हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाते हैं, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रासायनिक जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, इनके फलस्वरूप किसी यौगिक से तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन गैस नवजात हाइड्रोजन कहलाती है। मान के चलिए हमने हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई और यहाँ पर क्या बन गया? आपका जल बन गया। तो जो रासायनिक हम केमिकल्स या जो रिएक्शंस करवाते हैं, तो वहाँ पर जो यौगिक बनता है उससे जो तुरंत में हाइड्रोजन निकलती है वो क्या कहलाती है? नवजात हाइड्रोजन कहलाती है। यह आने हाइड्रोजन मतलब यह जो होती है आपकी अन्य हाइड्रोजन से कैसी होती है? अधिक क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है परमाणविक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अणु के विघटन से प्राप्त। हाइड्रोजन का क्या करती हैं? विघटन। मान के चलिए यहाँ 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, तो इसको हम विघटित करके H+H बना देते हैं। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होती है वो आपकी परमाणवीय हाइड्रोजन होती है। आर्थो हाइड्रोजन क्या होती है? तो हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें हाइड्रोजन अणु के परमाणुओं के नाभिक एक ही दिशा में चक्रण करें, वो आर्थो, और विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं तो वो पारा। तो सिंपली आपको याद रखना है, जो ऑन द स्पॉट आपका हाइड्रोजन बनता है वो आपका होता है कौन सा? नवजात हाइड्रोजन। फिर विघटन से जो हाइड्रोजन बनता है वो होता है परमाणविक। जो एक ही दिशा में चक्रण से बनता है वो आर्थो, और विपरीत दिशा में चक्रण से पारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक। ए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारी जल के संबंध में। तो याद रखेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या भी पूछ लेते हैं। तो कितनी है? 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम, तीसरा होता है आपका क्या? ट्राइटियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि जो भारी जल है वो क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, वो आपका कहलाता है भारी जल। तो यहाँ पर आपको
बता दें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक कहलाते क्या हैं, तो अणु परमाणु में भी हम इनको देखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दें कि जो समान विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं वो समस्थानिक होते हैं। जैसे यहाँ प्रोटियम है तो प्रोटियम में 1H1 लिखा जाएगा इस तरीके से, ड्यूटेरियम में लिखा जाएगा 1H2 और ट्राइटियम में लिखा जाएगा 1H3। अब एक कहलाता क्या है, इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो आपने देखा कि प्रत्येक तत्व का एक तो परमाणु क्रमांक होता है और एक होता है परमाणु द्रव्यमान। तो आपके हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो एक तो ये सब में लिखा जाएगा, ये किसको शो कर रहा है, आपकी परमाणु क्रमांक को। लेकिन द्रव्यमान इसका अलग अलग होगा। प्रोटियम में जो है द्रव्यमान 1 होता है, फिर ड्यूटेरियम का जो द्रव्यमान होगा वो 1H2 होगा और आपके ट्राइटियम का द्रव्यमान 1H3 होगा। तो ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर अब आपसे पूछेगा कि जो आपका भारी जल है उसका सूत्र होता है D2O, तो ये क्या कहलाता है, तो ये ड्यूटेरियम कहलाता है। आइए अब एक एक करके देख लेते हैं। प्रोटियम, प्रोटियम की परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, मतलब ये परमाणु संख्या, ये हाइड्रोजन और ये द्रव्यमान संख्या, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोटियम हो गया। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या तो 1 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 2 है, तो इसे ड्यूटेरियम कहेंगे। ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, तो यूरे, ब्रैकवेड और मर्फी ने 1931 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब दिया है ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में बमबारी के लिए इसका प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं भारी जल, क्योंकि आपका जो ड्यूटेरियम है वो भारी जल कहलाता है, तो भारी जल का सूत्र याद रखेंगे, D2O होता है। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम D होता है जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। इसकी खोज, भारी जल की खोज पूछ ले तो बता देना है, यूरे और बॉसबर्न ने 1932 में की थी। भारी जल का अणुभार कितना होता है, 20। हमारे जो साधारण जल होता है आपका, उसके 7000 भाग में 1 भाग आपका भारी जल देखने को मिलता है। भारी जल को भारी कहा जाता है क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो आपके साधारण जल से अधिक होती है, इस कारण से इसे भारी जल कहते हैं। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है, तो ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण में, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में, तो ये हम बता चुके हैं आपको कि विखंडन क्या होता है, संलयन क्या होता है, तथा तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और जो भारी जल है ये कितने पर जम जाता है आपका, तो 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जब हम भोजन के घटक पढ़ेंगे वहाँ पर हम जल के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको बताएंगे आपके कि जो जल है इसमें जो कठोरता होती है, स्थायी कठोरता क्या कहलाती है, अस्थायी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी बस याद रखेंगे भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। और हमने पढ़ा है हमारा जो साधारण जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जम जाता है और 100 डिग्री पर उबलने लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसकी खोज किसने की थी, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहें या पेरोक्साइड, इसकी खोज 1818 में थीनार्ड ने की थी। और थीनार्ड जो थे इन्होंने बताया था कि जो बेरियम पेरोक्साइड है इस पर यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन जो आपकी एक धातु मानी गई है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसके अपरूप आपसे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर आपकी द्रव्यमान संख्या, इकाई वगैरह निकाली जाती है 12वें भाग करके, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कार्बन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो वर्ग 14 का सदस्य है। नेक्स्ट है कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का प्रथम सदस्य है, इस कारण से ये जो वर्ग होता है इसको कार्बन वर्ग के तत्व कहते हैं। अब आपको बता दें कि जो आपके वर्ग होते हैं इसमें जो आपका पहला सदस्य होता है उसी को उस वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे कार्बन जो है समूह 14 का पहला सदस्य है तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग 14 तो कहेंगे, लेकिन वर्ग कार्बन वर्ग भी इसको बोलेंगे, ठीक है। कार्बन वर्ग के तत्व जो हैं इसमें लेड को छोड़कर सभी अपरूपता का गुण दर्शाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कार्बन वर्ग के अन्य सदस्य कौन कौन से हैं। तो कार्बन में आपका सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, टिन आता है और लेड आता है। तो इसमें भी आपकी जो कार्बन और सिलिकॉन है ये तो अधातुएं हैं, जर्मेनियम आपकी उपधातु है और टिन और लेड आपकी धातुएं हैं, तो याद रखेंगे। अब देखते हैं कार्बन की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो प्रकृति में जो आपका कार्बन
कार्बन है इसका संकेत C होता है। यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन जो है वो मुक्त अवस्था में तो आपके हीरे, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में है, जबकि संयुक्त अवस्था में धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जटिल यौगिकों के रूप में ये संयुक्त रूप में पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है क्योंकि ये सब जगह यूनिवर्सल है। ठीक है, प्राप्त हो जाता है। कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या 5 लाख से अधिक है। वैसे जो आपके तत्व होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक होती है, लेकिन आपका कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके जो यौगिक हैं इससे 5 लाख से भी अधिक यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन निकल करके आता है कि वह कौन सा तत्व है जिसके सबसे ज़्यादा यौगिक हैं, तो वो है कार्बन। नेक्स्ट है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। अभी श्रृंखलन क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने का गुण श्रृंखलन कहलाता है। तो वो किस में होता है, कार्बन में। अब कार्बन के अपरूप क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप्स क्या कहलाते हैं, तो कार्बन के विभिन्न रूपों को जिनके रासायनिक गुणों में समानता होती है लेकिन भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है वो कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। कार्बन रवेदार और बेरवेदार दोनों रूपों में पाया जाता है। अब कार्बन के अपरूप में हम पढ़ने वाले हैं आपके जो आपका मुक्त अवस्था में मिलता है हीरा, ग्रेफाइट, कोयले के बारे में। तो देखते हैं हीरा क्या होता है, डायमंड क्या कहलाता है। तो आपने पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी मुलायम होती हैं, लेकिन आपकी जो धातुएं कैसी होती हैं, मुलायम, लेकिन आपकी धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपवाद निकल करके आता है कि धातुएं होती मुलायम हैं लेकिन कार्बन का एक अपरूप जो हीरा है वो कठोर होता है, अधातु होते हुए भी कठोर होता है। तो ये अपवाद निकल के आता है और यही इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हीरा जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत ये कहाँ से प्राप्त होता है प्रकृति में, तो किम्बरलाइट पत्थर से प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है, तो गोलकुंडा जो आपके हैदराबाद में स्थित है, अनंतपुर, पन्ना मध्य प्रदेश आदि स्थानों में ये देखने को मिलता है। अब संसार के कुछ विख्यात हीरे हैं। तो हीरे में सबसे पहले आता है कुलीनॉन हीरा, सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। इसका जो है शुद्धता जो है 30-32 कैरेट होती है। होप हीरा 445 कैरेट का होता है। कोहनूर जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो है कोहिनूर, ये 186 कैरेट का होता है। और पीट या पिट जिसे कहते हैं 136.2 कैरेट का होता है। तो ये प्रमुख हीरे हैं आपके। कृत्रिम हीरे को सर्वप्रथम मोयनसा ने सन 1813 में बनाया। कृत्रिम का मतलब जिसको मानव ने बनाया हो, तो सबसे पहले किसने बनाया, मोयनसा ने 1813 ईस्वी में। शुद्ध हीरा जो होता है वो पारदर्शक, मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं और रंगहीन होता है। किंतु यदि हीरे में कुछ अशुद्धि मिली हुई है तो अशुद्धि की उपस्थिति के कारण यह भिन्न भिन्न रंगों में हमें दिखाई देता है। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं जिन्हें बोरट कहते हैं। यह सभी पदार्थों से अधिक कठोर होते हैं। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 होता है। यह कांच को आसानी से काट देते हैं। नेक्स्ट है, यह जो पूछता है कि हीरे का चमकना किस कारण से होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा बहुत चमकदार दिखाई देता है। ताप और विद्युत का कुचालक, वैसे हम पढ़ रखा है हमने कि सभी धातुएं क्या होती हैं आपकी अधातुएं क्या होती हैं, ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन एक अपवाद अभी निकल करके आएगा, आपका जो ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी क्या होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ये कुछ अपवाद आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यह जो है हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता है लेकिन इस पर अम्ल, क्षार आदि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, वायु में यदि हम 800 डिग्री सेल्सियस पर हीरे को गर्म करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और वायु की अनुपस्थिति में यदि हम 2000 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं तो ये ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है। याद रखेंगे, पूछता है कि वायु की अनुपस्थिति में हीरे को कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर वह ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है, तो 2000। और वायु की उपस्थिति में तो 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो CO2 गैस देता है। और जो हीरा है यह एक्स किरणों के लिए पारदर्शी होता है। अब कुछ उपयोग देख लेते हैं। तो रंगहीन जो हीरे होते हैं वो आभूषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं। काला हीरा जिसे बोर्ट या कार्बोनेडो कहते हैं, कांच काटने, चट्टानों में छेद करने, अन्य पत्थरों पर पॉलिश करने के काम आता है। हीरे की संरचना पूछ ले यदि तो नियमित चतुष्फलकीय होती है। हीरा कागज पर निशान नहीं बनाता, यह पारदर्शी और रंगहीन
होता है। अब देखते हैं अगला अपरूप ग्रेफाइड। ग्रेफाइड के बारे में देखते हैं। यह भी कार्बन का ही एक अत्यंत उपयोगी क्रिस्टलीय अपरूप है। भारत में उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कृत्रिम ग्रेफाइड एचिसन विधि से, कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा जो ग्रेफाइड तैयार किया जाता है उसमें किस विधि का प्रयोग होता है? एचिसन विधि का। ग्रेफाइड की संरचना कैसी है? तो याद रखना संरचना षटकोणीय जालक सतह के रूप में है। ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक है। आपने पढ़ा सभी अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन अपवाद है आपकी जो कार्बन अधातु है उसका अपरूप ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है। यह राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इसमें धातुई चमक पाई जाती है, मतलब ये चमकता है। नेक्स्ट है कागज पर रगड़ने पर यह उस पर काला निशान बना देता है, इस कारण इसे काला सीसा कहते हैं। तो आपसे पूछता है जो आपके लिखने वाली शीश आती है उसके आगे जो निब लगी होती है वो ब्लैक कलर की, उसमें क्या लगा होता है? आपका ग्रेफाइड लगा होता है। ग्रेफाइड के उपयोग तो पेंसिल और रंग बनाने में, ये देख लो आप। नेक्स्ट है इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में। काफ़ी उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइड को यदि हम गर्म करते हैं तो वो हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था 2000 डिग्री सेल्सियस पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो जो हीरा है वो ग्रेफाइड में बदलता है, लेकिन और उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्रेफाइड को गर्म करते हैं तो वो हीरे में बदल जाता है। हीरा कैसा होता है? मुलायम, जबकि आपका ग्रेफाइड कैसा होता है? मुलायम होता है, जबकि हीरा आपका कैसा होता है? कठोर होता है। इससे आभूषण निर्मित नहीं होते, जबकि आपके हीरे से आभूषण निर्मित होते। यह अपारदर्शी और राख रंग का होता है, जबकि आपका हीरा पारदर्शी होता है और रंगहीन होता है। नेक्स्ट है कोयला। कोयले के बारे में जो ईंधन है वहाँ पर हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं कोयला यानी कोल, ये भी आपके कार्बन का ही अपरूप माना जाता है। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले एंथ्रासाइड कोयला, बिट्यूमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा पूछ लेते हैं, या फिर पूछते हैं कि सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है, सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला कोयला कौन सा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसके आधार पर? कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले जिसमें जितना अधिक कार्बन होगा वो उतना ही शुद्ध कोयला माना जाता है। तो पहला है एंथ्रासाइड कोयला। तो यह कोयले के सबसे उत्तम कोटि है या सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो कहीं कहीं आपको 85% से अधिक मिलता है या 90 से 98% तक होती है। तो ये दोनों याद रखेंगे। दूसरा होता है बिट्यूमिनस कोयला। इसको मुलायम कोयला कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में, तो पूछता है घरेलू कार्यों में प्रयोग किए जाने वाला कोयला कौन सा है? तो वो बिट्यूमिनस है, मुलायम कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% तक होती है। विश्व में खनन किए जाने वाले कोयले में सबसे ज़्यादा जो है 80% भाग बिट्यूमिनस कोयला ही खनन किया जाता है। नेक्स्ट होता है लिग्नाइट कोयला। कार्बन की मात्रा 65 से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका पीट कोयला। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक ही होती है और यह जो होता है इससे क्या है, इसे जलाने से राख और धुआं निकलता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पूछ ले तो वो पीट कोयला ही होता है। पीट कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, मतलब जब कोयला निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले जो कोयला निकलता है वो पीट कोयला ही होता है। इस कारण इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो ये याद रखेंगे कि इसमें कितने कार्बन की मात्रा है और कौन सा कोयला क्या उपयोग में लिया जाता है। अब देखते हैं कोक। कोक क्या कहलाता है? तो कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं और जो अवशेष बचता है उसी को कोक कहा जाता है। और कोक में आपके 80 से 50% कार्बन पाया जाता है। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा ये आपका दिया गया था और कहा था कि बताइए क्या कहलाता? कोक कहलाता, कोयला कहलाता है, चारकोल कहलाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका चारकोल। चारकोल यह कार्बन का अशुद्ध रूप होता है और ये कई प्रकार का होता है। चारकोल, चारकोल में काष्ठ चारकोल होता है, अस्थि चारकोल, चीनी चारकोल, रक्त चारकोल। तो क्या कहलाती? काष्ठ अर्थात लकड़ी चारकोल। लकड़ी को हवा की मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में यदि हम जलाते हैं तो जो हमें चारकोल प्राप्त होता है वो काष्ठ चारकोल कहलाता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जलाने में, गैस को अवशोषित करने, बारूद बनाने, कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट अर्थात अस्थि चारकोल, जिसे बोन चारकोल कहते हैं। अस्थि चारकोल चर्बी रहित हड्डियों के भंजक स्त्रवण से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक पदार्थों के व्यंजन में होता है। नेक्स्ट है आपका चीनी चारकोल।
चीनी से तैयार होगा। रक्त चारकोल सूखे हुए रक्त के भंजक स्त्रवण से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हुए आपके कार्बन के कुछ इम्पोर्टेंट अपरूप। अब देखते हैं कार्बन के यौगिक। तो यहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट गैसें निकल करके सामने आती हैं कार्बन के यौगिकों में। एक तो कार्बन से बनेगी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO कहते हैं। कभी कभी तो इसका केवल सूत्र ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यह रंगहीन है, स्वादहीन है, विषैली है, जल में अत्यंत कम घुलती है, अल्प घुलनशील है और हवा के बराबर भारी और ज्वलनशील गैस होती है। यह नीली लौ या ज्वाला के साथ जलती है। कभी कभी आपका थॉट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, बोल देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में असत्य कथन बताइए, तो इनकी ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो मोटर गाड़ियाँ या आपका जो खनन उद्योग होते हैं वहाँ पर जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, तो वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और यह दम घोंटू गैस भी मानी जाती है। तो मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस आपकी CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और एक क्वेश्चन बनता है नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक कहलाती है। ऑप्शन देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नगरीय क्षेत्र क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है आपके वाहन चलते हैं और वाहनों से क्या होता है जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और क्या बना देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ, जिससे रक्त में हमारे O2 ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती कम जाती है और मनुष्य को श्वास क्रिया या श्वास लेने में दिक्कत आने लगती है, अंत में मृत्यु हो जाती है। इस कारण से आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण की क्षमता जो है वो समाप्त कर देती है। इस कारण दम घोंटू गैस कहलाती है। नेक्स्ट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेती है और फास्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड बना देती है जो एक विषैली गैस है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है। सूत्र होता है CO2। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि जो आपका शुष्क गैस होता है शुष्क बर्फ होता है वो क्या कहलाता है, तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के लिए प्राणदायिनी है क्योंकि जो है हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी हुई? CO2 हुई। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे 0.03% होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में बाहर छोड़ी जाती है। पौधे दिन के समय CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और रात्रि के समय में CO2 गैस को छोड़ते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि रात्रि के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं रात्रि के समय में CO2 गैस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पूछता है ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है इसके लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो भी CO2 होती है। नेक्स्ट है किण्वन की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। अम्लीय मतलब जिसका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से अधिक तो क्षारीय और 0 होता है तो वो उदासीन कहलाता है। नेक्स्ट है CO2 गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है, तो पूछेगा चूने के जल को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है, तो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है शीतल पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं उसमें उच्च दाब पर कौन सी गैस भरी होती है, तो वो भी CO2 होती है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठोस CO2 मतलब जो ठोस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम में आती है, तो पूछता है क्वेश्चन अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार की जाती है। तो जलती कौन सी है, तो ऑक्सीजन आपकी जलने में सहायक होती है जबकि आग बुझाने में सहायक होती है वो है आपकी CO2। नेक्स्ट है ठोस CO2 का उपयोग रेफ्रिजरेटरों में भी होता है।
नेक्स्ट है पेड़ पौधे रात्रि के समय CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं, इस कारण रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो हर एक फैक्ट यहाँ से निकल के आया है और हर एक फैक्ट से आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। वैसे CO2 के बारे में हम पढ़ें तो एक लेक्चर केवल उसी पर हो जाएगा, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और थोड़ी सी जिसको भी स्पीड यदि अधिक लग रही है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका, वहाँ पर आप स्पीड कम कर सकते हैं सेटिंग में जा कर के, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन। अब कार्बन के बारे में हमने कार्बन के यौगिक पढ़ लिए, कार्बन के अपरूप पढ़ लिए। अब देखते हैं इसके समस्थानिक। जैसे हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसी तरीके से आपके कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और कार्बन यहाँ रहेगा। फिर कार्बन जो होता है इसके 3 समस्थानिक, मतलब इसका परमाणु भार 12 होता है, तो 12 से शुरू होगा। फिर एक होगा आपका कार्बन का समस्थानिक 6C, 13 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हो जाएगा 6C, मतलब इस तरीके से। तो 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि कार्बन के समस्थानिक बताइए कौन कौन से हैं। तो ये आपके 3 जो हैं वो कार्बन के क्या हैं, समस्थानिक हैं। 6C12, 6C30 और 6C40, ये क्या कहलाते हैं, आपके कार्बन के समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसमें जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है वो कौन सा है। तो वो आपका 14 वाला है। यह एक बीटा उत्सर्जक होता है। कैसा होता है, तो यह एक बीटा उत्सर्जक होता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका करंट में यदि आपसे पूछ ले तो कार्बन के 2 और समस्थानिकों की खोज हो चुकी है। एक तो आपका हो जाएगा 6C15 करके, और एक 16 की भी खोज हो चुकी है। और ये दोनों भी आपके कैसे हैं, तो रेडियो सक्रिय का ही गुण प्रदर्शित करेंगे। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बन का समस्थानिक जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है, तो वो 6C12 को परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है। तो ये हुआ आपका कार्बन। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण से आपका क्वेश्चन हर बार आता है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन और उसके कुछ यौगिक, इसकी क्या उपयोगिता होती है, किस वर्ग का ये सदस्य है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग के सदस्य हैं, ये आपके वर्ग 15 के सदस्य हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ग 15 के तत्व जो हैं इनको प्रतिरूपी तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं। तो दूसरा नाम हो गया। नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं वो सभी किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, जबकि जो नाइट्रोजन है वो आपके गैस अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और बिस्मथ को छोड़कर वर्ग 15 के अन्य सदस्य अपरूपता का गुण दर्शाते हैं। मतलब आपका जो नाइट्रोजन और बिस्मथ है ये आपके अपरूपता को नहीं दर्शाएंगे, लेकिन अन्य जो सदस्य हैं वो अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है, जबकि आर्सेनिक एवं एंटीमनी उपधातु है, और अंतिम तत्व बिस्मथ है। नेक्स्ट है बिस्मथ एक धातु है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का लगभग 78% जो भाग है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन जो है यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का अवयव माना जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, पिछली बार का क्वेश्चन है, वहाँ ऑप्शन 46 नहीं दिया था, वहाँ ऑप्शन लगभग में 42 दिया था, तो यही सही माना गया था, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज यदि आपसे पूछते हैं तो वो 46% होता है। अब आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर ये किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त करते हैं। जो जीवधारी हैं नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक पूरा चक्र चलता है कि जो नाइट्रोजन होता है इसका स्त्रीकरण कैसे होता है, यौगिकीकरण क्या कहलाता, अमोनियाकरण क्या होता है, तो जब हम वनस्पति विज्ञान शुरू करेंगे वहाँ इसके बारे में डीपली बताएंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के क्या उपयोग होते हैं, तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख जो है व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जो अमोनिया सल्फेट नामक उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में उच्च ताप मापने वाले तापमापियों में भरने के काम आता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैल का वीर्य होता है उसमें द्रव नाइट्रोजन में उसको
रखा जाता है। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके उपयोगी यौगिकों के बनने की क्रिया को नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण मुख्यतया दो विधियों से होता है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। अब दिया है लेग्यूमिनस परिवार या दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो पूछता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु है, ऑप्शन देगा राइजोबियम या अन्य ऑप्शन देंगे तो याद रखेंगे राइजोबियम। जो लेग्यूमिनस परिवार होता है या जो दलहनी पौधे होते हैं, यहाँ पर दलहनी में आपसे कह दिया जैसे मटर, सेम कह दिया, ठीक है। तो इनमें इनकी जो गांठें होती हैं पौधों की, उसमें क्या पाया जाता है आपका राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। यह क्रिया कुछ जीवाणुओं द्वारा होती है जिसे विनाइट्रीकारी जीवाणु कहते हैं। विनाइट्रीकारी जीवाणु के प्रभाव से नाइट्रोजन युक्त यौगिक सीधे नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण और विनाश का एक चक्र चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नोट पॉइंट याद रखना है, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। नाइट्रोजन के यौगिक देखेंगे, इंपोर्टेंट यौगिक हैं इसके भी। अमोनिया है जैसे, तो अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। सर्वप्रथम खोज की थी इसकी 1774 में प्रिएस्टले ने। अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त होती है और उसका नाम क्षारीय वायु रखा गया। बर्थलेट ने 1750 ईस्वी में बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यहाँ पर हमने अभी देखा NH2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक क्या है आपका? अमोनिया है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर जो उत्पादन है वो हेबर विधि, पिछली बार का क्वेश्चन है। अमोनिया की संरचना टेट्राहेड्रल होती है स्ट्रक्चर, और जो आकृति है शेप जो होता है वो पिरामिडल होता है। उच्च दाब पर अमोनिया को CO2 के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अमोनिया के उपयोग, तो जो द्रव अमोनिया होता है आपका, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने के काम में आता है। अमोनिया लवणों के उत्पादन में, यूरिया के निर्माण में, सफाई के काम में चिकनाई को दूर करने के लिए अमोनिया का उपयोग होता है, और हाइड्रोजन के उत्पादन में। नोट पॉइंट है, द्रव अमोनिया की बोतलों को कुछ समय बर्फ में रखने के पश्चात खोला जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव अमोनिया का वाष्प दाब अधिक होता है। अब देखते हैं अगला यौगिक नौसादार, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है NH4Cl। ये क्या कहलाता? अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। इसका दूसरा नाम है नौसादार। तो नौसादार का व्यापारिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। सामान्य सूत्र NH4Cl है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो शुष्क बैटरियों में, धातुओं को जोड़ने के पहले उनकी सतह साफ करने, बर्तनों में कलाई करने और औषधि के निर्माण में। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है आपकी? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र होता है N2O। जब ऑप्शन ऐसे आते हैं N2O, NO2, तो बच्चे गलत कर देते हैं, तो आपको याद रखना है N2O जो होता है वो आपके हंसाने वाली गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को यदि हम अल्प मात्रा में सूंघ लेते हैं तो इससे हंसी उत्पन्न होती है। इसी गुण के कारण इसे नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस लॉफिंग गैस कहा जाता है। अब जो चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण जो है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड की खोज भी किसने की थी? आपकी प्रिएस्टले ने की थी। इसके बाद विद्युत विसर्जन के समय हवा की ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन आपस में संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फिर दिया है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, पूछा गया था पिछली बार एक शिफ्ट में। तो सूत्र होता है HNO3। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन 3 विधियों से होता है। एक तो ओस्टवाल्ड विधि, ये हमने पढ़ी हुई है, बर्कलैंडाइड विधि, वाक्यंत्र विधि। अब देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग किस लिए होते हैं। तो सोने और सिल्वर को शुद्ध करने में, मतलब सोने चांदी को शुद्ध करने में, तांबा, पीतल, कांसा आदि के ऊपर चित्र बनाने या नाम लिखने, जो बर्तनों पर नाम लिखते हैं उसमें भी आपके नाइट्रिक अम्ल का ही उपयोग है। नेक्स्ट है आपका अम्लराज, मोस्ट इंपोर्टेंट। अम्लराज में पूछता है किस किस का ये मिश्रण होता है। तो एक तो आपके सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसका परसेंट पूछ ले, अनुपात पूछ ले, तो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 1 अनुपात होता है और HCl अनुपात 3 होता है। 1 अनुपात 3 में ये रहते हैं।
1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को मिश्रित करने पर जो मिश्रण बनता है वो अम्लराज या एक्वेरेजिया कहते हैं। अम्लराज में सोने, प्लेटिनम आदि धातु भी घुल जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का सूत्र एक नाइट्रिक अम्ल एक नाइट्रस अम्ल, तो नाइट्रस अम्ल HNO2 होता है। अब नाइट्रस अम्ल बहुत ही अस्थायी होता है, इस कारण इस अम्ल को आवश्यकता पड़ने पर ही बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल में ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। नाइट्रस अम्लों के लवण नाइट्राइट्स कहलाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में याद रखनी है। अब हमारी जो अगली धातु रहेगी वो होगी आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा हम फास्फोरस के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद आपके हैलोजन समूह जो होता है, समूह 17 को हैलोजन समूह कहा जाता है, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। क्लोरीन क्या होती है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह के बारे में, कहाँ किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अक्रिय गैसें जो होती हैं इनके उपयोग देख लेंगे। जैसे कह देते हैं अक्रिय गैसों में कि जो बिजली का बल्ब होता है या ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, या फिर जो चमकदार आपके बोर्ड लगे होते हैं या जो विज्ञापन होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो इनके बारे में भी देख लेंगे। और फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट धातु, अधातु और उपधातु से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे हल्का, सबसे बड़ा, सबसे भारी धातु या सबसे भारी तत्व, इनके बारे में फिर हमारा जो है केमिस्ट्री का लगभग जो है सेशन कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर जो चीज़ें बच जाएंगी तो एक याद वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।